प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज के मुद्दे में हम बात करेंगे, रहना होगा 2022 तक सावधान की। जी हाँ, हम आपको ना तो डरा रहे हैं, ना धमका रहे हैं, ना भयभीत कर रहे हैं, बस सचेत कर रहे हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधान रहने की जरूरत बहुत है, क्योंकि 2022 तक सावधान रहना होगा। तमाम जो रिसर्च निकल करके सामने आ रहे हैं, उनका यही मानना है कि जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती या कोई दवा विकसित नहीं आ जाती, तब तक 2022 तक हमको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। और कुछ रिपोर्ट तो यहाँ तक सजेस्ट करती हैं 2022 की तो छोड़िए जनाब, 2025 तक हमको सावधान रहना पड़ेगा। ये एक जगह की रिपोर्ट नहीं है, चाइना की रिपोर्ट पर अगर हम एतबार करें तो उसका साफ ऐलान है कि 2025 तक ये महामारी आती रहेगी और लोगों को सताती रहेगी, सालती रहेगी। वहीं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की बात करें तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने भी कह दिया कि 2022 तक ये अपने विभिन्न रूपों में सामने आती रहेगी और हमें परेशान करती रहेगी। अमेरिका की रिपोर्ट पर बात करें तो अमेरिका का सेंटर फॉर इन्फेक्शियस डिसीज की जो रिपोर्ट है वो भी है कि 2022 तक ये महामारी हमें परेशान करती रहेगी। और अपने भारत की अगर हम बात करें तो ऋषिकेश में जो IIMS है उसने भी रिसर्च में कहा है कि 2022 तक हमको बहुत सावधान रहना होगा। ये मुश्किल पेश कर सकती है, ये महामारी इतनी आसानी से जाने वाली नहीं है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको हलकान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कुछ होने की जरूरत है तो वो सावधान होने की जरूरत है। अभी फिलहाल केसेस कम हो रहे हैं और दूसरी रिसर्च के मुताबिक हम आपको बता दें कि कुछ रिसर्च का मानना है कि ये अभी जब मौसम बदलेगा तो मौसम में ये अपना प्रकोप और बढ़ा देगा। कुछ का मानना है कि जुलाई में ये बढ़ जाएगा। तो वहीं बड़ी जो अमेरिका और चाइना की रिपोर्ट कहती है कि नवंबर में एक बार फिर से ये करवट लेगा और बड़ी महामारी के रूप में सामने आएगा। तो ये तमाम खबरें हैं और लगातार इसी तरीके से चलता रहेगा। रिपोर्ट ये भी है कि 2022 तक ये हमें स्लो बर्न के हिसाब से सताता रहेगा, यानी कि कभी कम कभी ज्यादा होता रहेगा। तो वहीं दूसरी रिपोर्ट ये है कि सीजनल हो जाएगा, यानी कि जिस तरह से तमाम दूसरे सीजन में फ्लू होते हैं और वायरस आ जाते हैं, उसी तरीके से ये सीजनल हो जाएगा, लेकिन सालता रहेगा, सताता रहेगा। 2022 तक साथ रहेगा, 2025 तक भी साथ रह सकता है, जब तक कि कोई वैक्सीन ना हमारे पास आ जाए। लेकिन इस बीच हमें सावधान रहना होगा, हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना होगा और इसके साथ साथ जो हमारी कमियां हैं, जो हमारी टेस्टिंग की कमियां हैं, जो हमारे पास वेंटिलेटर की कमियां हैं, जो हमारे पास PPE की कमियां हैं, उन सबको पूरा कर लेना पड़ेगा, क्योंकि तब हम इस महामारी से लड़ पाएंगे। और इस बीच वैक्सीन बनाने की बात करें और दवा बनाने की बात करें, अमेरिका में जो रेविंसिड जो दवा है उस पर काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुका है मामला। और अमेरिका के राष्ट्रपति ने ऐलान भी कर दिया है कि वो अपने खाद्य एवं औषधि विभाग से इसकी परमिशन भी लेने वाला है। तो एक खुशखबरी उधर भी है और दूसरी वैक्सीन बनाने को लेकर भी देश की कम से कम 70 संस्थाएं इस पे काम कर रही हैं, जिसमें से 3 संस्थाएं तो तीसरे स्टेज पर है, यानी कि मानव के ट्रायल पर काम कर रही हैं और कुछ ने तो वैक्सीन बनाना शुरू भी कर दिया है। इन सब खबरों के बीच हम आपसे यही कहेंगे कि आपको 2022 तक सावधान रहना होगा। कितना सावधान रहना होगा, कैसे सावधान रहना होगा, क्या है रिपोर्ट, ये हम आपको बताएंगे। जरा रिपोर्ट देख लीजिए। इस रिपोर्ट में हमने पूरी तफसील से आपको ये बताया कि कहाँ की रिपोर्ट है, मार्क लिप्सिच क्या कहते हैं और तमाम रिपोर्ट क्या कह रही है। जरा देख लीजिए और समझ लीजिए, इसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे।
कोरोना वायरस के संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए दुनिया के तमाम देशों को ना चाहते हुए भी लॉकडाउन करने पर मजबूर होना पड़ा। भारत में 21 दिनों का पहला, 19 दिनों का दूसरा और अब 14 दिनों का तीसरा लॉकडाउन लगा दिया गया है। ग्रीन जोन को कुछ छूट मिली तो इसके साथ ही रेड और ऑरेंज जोन में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम और भी सख्त कर दिए गए हैं। कई देशों को उम्मीद है कि लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वे कुछ महीनों के भीतर इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकल आएंगे। हालांकि वैज्ञानिकों ने आगाह किया है कि कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए 2022 तक सोशल डिस्टेंसिंग का सहारा लेना पड़ सकता है। नई स्टडी में शोधकर्ताओं ने कहा है कि आने वाले सालों में कोरोना वायरस फिर से तबाही मचा सकता है। जर्नल साइंस में प्रकाशित हुए शोध में कहा गया है कि कोरोना की रोकथाम के उपायों के बिना कोरोना वायरस की दूसरी लहर ज्यादा भयावह हो सकती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में महामारी विशेषज्ञ और स्टडी के लेखक मार्क लिप्सिच के मुताबिक जब तक कि दुनिया की ज्यादातर आबादी में वायरस के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित नहीं हो जाती, तब तक बड़ी आबादी के इसके चपेट में आने की आशंका बनी रहेगी। वैक्सीन या इलाज न खोजे जाने की हालत में 2025 में कोरोना वायरस फिर से पूरी दुनिया को अपनी जद में ले सकता है। महामारी विशेषज्ञ मार्क की माने तो वर्तमान में कोरोना वायरस से संक्रमण की स्थिति को देखते हुए 2020 की गर्मी तक महामारी के अंत की भविष्यवाणी करना सही नहीं है। अस्पतालों पर मरीजों का बोझ बढ़ने से रोकने के लिए लंबे वक्त तक फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की जरूरत है। शोध के मुताबिक नए इलाज, वैक्सीन के आने और स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होने की हालत में फिजिकल डिस्टेंसिंग अनिवार्य रह जाएगा, लेकिन इसकी गैर मौजूदगी में देशों को 2022 तक सर्विलांस और फिजिकल डिस्टेंसिंग लागू करनी पड़ सकती है। देश में करीब 1 साल तक सरकार को कभी सख्ती तो कभी थोड़ी ढील के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के नियम जारी रखने होंगे। तस्वीर साफ है, कोरोना से जंग के लिए देश को लंबे वक्त तक कोरोना से सावधान रहना होगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज। दो 2022 तक रहना होगा सावधान, और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ रहा है। हम जो लोग हमसे जुड़े हैं उनसे हम आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ यहाँ लखनऊ स्टूडियो में एक बहुत ही वरिष्ठ डॉक्टर जुड़ चुके हैं। डॉक्टर पूरन चंद चिकित्सक हैं, मेडिकल कॉलेज के KGMC के चिकित्सक हैं। स्वागत है सर आपका। और NK सिंह साहब हमारे साथ में कानपुर स्टूडियो से जुड़ चुके हैं, पूर्व संयुक्त आयुक्त हैं, ज्वाइंट कमिश्नर हैं। आपका भी स्वागत है सिंह साहब। दो खास मेहमान हमारे साथ में फोन लाइन से जुड़ रहे हैं। गोस्वामी जी, हमारे VK गोस्वामी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो हमसे जुड़ेंगे अब से कुछ देर बाद। और पवन गुप्ता कांग्रेस के भी वरिष्ठ नेता हैं, वो भी हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ेंगे। और एक और खास मेहमान हमारे साथ अभी लखनऊ स्टूडियो से जुड़ेंगे, और जब वो जुड़ेंगे तो हम उनसे आपका परिचय जरूर करवाएंगे। सीधे डॉक्टर साहब करू करते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो तमाम देशों की रिपोर्ट कह रही है, क्या आकलन है आपका? नहीं, ये तो अभी भी रिसर्च हो रहे हैं और नित्य नए आंकड़े आ रहे हैं। ये सभी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि जब तक हमारे पास इसका वैक्सीन नहीं आ जाता है या इसकी डेफिनेट कोई ट्रीटमेंट नहीं आता, तब तक हमें आशंकाओं और ये अपनी सोच के जो आंकड़े आ रहे हैं उस पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब तक हम अपनी प्रतिरक्षण के लिए वैक्सीन की व्यवस्था नहीं होती है, तब तक हमें सावधान रहना पड़ेगा। और ये सावधानी में सबसे पहले जो फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात है, हैंड हाइजीन की बात है, आपका मास्क का यूज है, और अपने शरीर का प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की बात है, उसको तो जो हमारे हाथ में इतना तो हम करते ही रहें। और हमारे जो वैज्ञानिक हैं, हमारे चिकित्सक हैं, इस पर अपने शोध कार्य में लगे हुए हैं और उम्मीद है कि जल्दी ही इस पर कोई न कोई अच्छा निर्णय आएगा, खुशखबरी आएगी कि हम इस बीमारी को जीतने के लिए तैयार रहेंगे। चलिए, उम्मीद कर सकते हैं कि जल्दी ही कोई वैक्सीन या कोई दवा, जैसा कि हमने अभी अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में भी बताया कि जल्दी सामने आएगी।
और हमें इस महामारी से निजात मिल जाएगी। एनके सिंह साहब का रुख करते हैं। एनके सिंह साहब, 2022 तक या 2025 तक के भी अनुमान लगाया जा रहा है, ये बीमारी, ये वायरस हमारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है। ऐसे में क्या करना चाहिए हमें? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि वायरस एक्ट कैसे करता है। वायरस ऐसी चीज़ है जो समाप्त होने वाली नहीं है, ये लिविंग थिंग नहीं है, नॉन लिविंग थिंग नहीं है। तो इससे जीतने हारने का तो प्रश्न नहीं है, हमें इसके साथ चलते रहना है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ हमें यह है कि हमें कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी होगी। उसको चाहे हम वैक्सीन के माध्यम से करें, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से करें, चाहे अपने अंदर परिवर्तन ला के करें, ये सब हमें करना होगा। 2022-2025 तक की जो बात की जा रही है, वो बात रिसर्च बेस पर बिल्कुल ठीक है और हम उम्मीद करेंगे कि ऐसा ही हो और जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन पिछले अनुभव जो भी हमारी महामारियाँ अब तक हुई हैं, लगभग हर दशक में कोई न कोई महामारी आती रही है, लेकिन आज तक वो महामारी पूरी तरह समाप्त नहीं हो पाई। चाहे कोई भी बीमारी हो, कोई भी वायरस हो, चाहे साधारण वायरस ही क्यों ना हो, वो भी अभी तक चल रहा है। तो हमें इस चीज़ से निपटने के लिए आवश्यक है कि हम अपनी लाइफ को चेंज करें और कोरोना वायरस या कोई भी नया वायरस आए या पिछला वाला हो, अभी चल रहा हो, उस सबसे निपटने के लिए हमें अपनी मूलभूत चीज़ों में परिवर्तन करना पड़ेगा। इसके चलते हमें और इकोनॉमिक एक्टिविटी में फ़र्क करना पड़ेगा, अपनी सोशल एक्टिविटी में फ़र्क करना पड़ेगा, तभी हम इसके साथ जी सकते हैं और कोरोना को हम हरा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें कोरोना के बारे में जो वर्तमान परिस्थिति है, हमें शॉर्ट टर्म काम करने के लिए आवश्यक है कि जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, और जितना ज़्यादा जो क्लीनलीनेस होगी, जितने हम वायरस से दूर रह सकेंगे, तभी संभव होगा। दूसरी चीज़, हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, क्योंकि यही एक ऐसा वायरस आया है जो कि मैन टू मैन ट्रांसमिट होता है, इन्फेक्शियस डिजीज़ है। तो हमें इससे बचने सोशल डिस्टेंसिंग का तो पालन करना ही पड़ेगा और 2025 तक तो निश्चित है करना होगा। इसके बाद हमें अपने अंदर जो क्षमताएँ विकसित करनी होंगी, प्रतिरोधक क्षमता विकसित करना सबसे आवश्यक है, और उसके लिए ज़रूरी है कि हमें सरकार को, पब्लिक को मिलकर ये करना पड़ेगा कि अच्छी डाइट लें, स्वस्थ जीवन जिएं और अपने इम्यूनाइजेशन बढ़ाएं। जब तक इम्यूनाइजेशन नहीं बढ़ेगा तब तो हम इस महामारी से क्या, किसी भी महामारी से पूरी तरह जीतने में सक्षम नहीं होंगे। हमें अपनी एक्टिविटी जहाँ तक चेंज करने का सवाल है। ठीक है, ये ठीक है सिंह साहब, आएंगे दोबारा से आपके, बिल्कुल अब आएंगे आपके पास में दोबारा से जी। चलिए दोबारा से आपके पास में आएंगे। हमारे साथ में पवन गुप्ता भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता हैं। पवन जी, आपका भी स्वागत है। और क्या कहेंगे कि जो पूरे विश्व में जो अलग अलग रिपोर्ट आ रही है, चाहे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की हो, अमेरिका की यूनिवर्सिटी की हो, अपने इंडिया की रिपोर्ट्स हैं, कह रही है 2022 तक ये पीछा छोड़ने वाला नहीं है। देखिए प्रदीप जी, इसमें दोनों मत हैं। एक मत जो आपका ये CIDRAP की जो मिनेसोटा की रिपोर्ट है, इसके अलावा और भी कई यूनिवर्सिटी ने कहा है, कई देशों की रिपोर्टें आई हैं कि 2022 तक चलेगा, 2025 तक चलेगा। तो उसके पीछे उनके कारण भी यही है कि तेजी से वायरस अपना आकार बदलता है ना। और ये इसके लक्षण भी बहुत से लोगों में, 80% लोगों में आजकल तो गंभीर स्थिति में पहुंच जाए तो उसके लक्षण भी दिखते हैं। और अभी तक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, 2009 में जो सार्स की बीमारी आई थी, आज तक उसका वैक्सीन नहीं बना है। बहुत से ऐसे फैक्टर हैं जिसके कारण ये कहा जा रहा है कि इसका अभी रास्ता नहीं बनना है, और हमको इसी के साथ जीने की आदत डालनी होगी। अब जीने की आदत डालने का जो दूसरे पहलू है, ये सिर्फ लॉकडाउन रास्ता नहीं है। लॉकडाउन के साथ अर्थव्यवस्था के कारण हमको दूसरे घर खोलने होंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अर्थव्यवस्था से चौपट हो जाएगा, और जब चौपट हो जाएगा सरकारें मदद कहाँ से करेंगी, चिकित्सा के लिए पैसा कहाँ से आएगा। ये एक पहलू है। दूसरा पहलू वो भी है जो जिसमें हम लोग पहले परसों भी डिस्कस किया था कि हम लोगों बहुत सी हमारी यूनिवर्सिटी हैं, बहुत से हमारे देश हैं जो उसमें वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं, और वैक्सीन बनाने के साथ साथ उसमें काफी आगे बढ़ गए। जैसा कि आपने भी बोला, वो थर्ड स्टेज में, यानी अभी तक वो जानवरों पर ट्रायल था, पहले सेकंड ट्रायल था, थर्ड स्टेज पर ट्रायल है। और इन लोगों का कहना ये, जो भी इस पर कर रहे हैं, जो वैक्सीन बनाने पर प्रयोग कर रहे हैं, कि हमारा जो समय अभी लग रहा है सिर्फ प्रयोग पे लग रहा है, बनने में समय नहीं लगना है। और बनने की फिर जब प्रयोग हमारा सफल हो जाएगा तो बनने में समय नहीं लगेगा। जबकि इंडिया में तो बनने के लिए समय का वेट नहीं किया, उन्होंने अभी से बनाना शुरू कर दिया है कि उसमें वेट टेस्ट कर देंगे। इन सब बातों को देखते हुए अच्छा, इनका ये भी कहना है कि अगर जो हमारा जो इसका जो स्ट्रक्चर है,
क्या नाम है वायरस का, वो जो आरएनए युक्त प्रोटीन की कई लेयर है इसमें, हमें तो प्रोटीन पे हिट करना है, उसके लिए हम दवा ढूंढ रहे हैं। तो चाहे जितना वो आकार बदल ले, हम तो प्रोटीन घट करके उसको ठीक कर लेंगे। और बहुत सी रास्ते और भी खोजे जा रहे हैं, जिससे कहा जा रहा है सितंबर तक हम लोग इससे बाहर आ जाएंगे। दोनों पहलू आरएनए पर कैसे हमें प्रहार करना है या म्यूटेशन उसका क्या है, ये सब जानकारी मुनि से हासिल करेंगे। हमारे साथ में वीके गोस्वामी भी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता है। स्वागत है आपका गोस्वामी जी। और क्या कहेंगे कि दुनिया भर की जो रिपोर्ट आ रही है डराने वाली है, परेशान करने वाली है कि 2022 तक ये पीछा छोड़ने वाला नहीं है। देखिए प्रदीप जी, ये जो रिपोर्टें आ रही है वो तो ठीक है कि असर पूरी दुनिया में है, लेकिन भारत में इसका असर बहुत कम है। क्योंकि भारत में जैसे इसका असर आया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत सही समय पे लॉकडाउन की घोषणा कर दिया, जिससे भारत के सारे लोगों ने उनके कुशल नेतृत्व की प्रशंसा की है। आज लॉकडाउन का ये रिजल्ट है कि जो स्थित विकसित देशों में है, जितने लोग वहां मर रहे हैं या संक्रमित हो रहे हैं, उस रेशियो में इंडिया में उसकी संख्या बहुत कम है, इसीलिए लॉकडाउन बढ़ा गया है। ये 2022 तक की जो बातें आ रही है, ये बातें सच्चाई नहीं है। इंडिया में भी वैक्सीन की खोज हो रही है, जल्द से जल्द इस कोरोना पर हम लोग अपना जीत हासिल कर लेंगे। चलिए, हम लोग जल्दी से इसमें कामयाबी हासिल कर लेंगे और ये अच्छी बात है। आप उत्साहवर्धन करते रहिए, क्योंकि लोगों में निराशा और अवसाद की स्थिति न हो जाए। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम आपका तारुफ करवा देते हैं। अशोक राजपूत बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, जुड़ चुके हैं। अशोक जी, स्वागत है आपका। जी। आपने करीब करीब सारे लोगों को सुन लिया, क्या कहेंगे आप? जी प्रदीप जी, इस विषय को लेकर के हम लोग कई बार चर्चाएं भी कर चुके हैं, आज भी हम लोग कर रहे हैं इस विषय को लेकर चर्चाएं। पूर्व की चर्चाओं के साथ मैं अभी भी अपने को डिरेल नहीं करता हूँ। निश्चित है कि ये हमें भय दिखाने का जो माहौल वातावरण बन रहा है, उसमें भयभीत नहीं होना है। हाँ। क्योंकि इसका जो रेट है वो कोई बहुत बड़ा पैनिक रेट नहीं है। वो उसका और उसके साथ जो कंट्रोल, जो लोग हैं, जो मेडिकल के लोग हैं, जो उसके साथ काम कर रहे हैं, अगर वो मनोयोग से काम कर लेंगे तो जैसे होता है ना कि पहले ही दिन जाकर के आपको एंटीबायोटिक नहीं देनी होती है, पहले दिन मेडिकल का उसका 3 दिन उसको वेट और वॉच में रहता है। इसी तरह से इस वायरस के साथ भी अगर हम उसी ट्रीटमेंट के तहत चलेंगे तो अभी जब तक वैक्सीन आएगा या जब तक उसके कुछ और चीजें मेडिसिन आएंगी तो तब तक हम देखा जाएगा। लेकिन 2022 और 2025 कह करके जो लोग कह रहे हैं उनके पीछे उनकी कोई धारणा होगी, उनके पीछे उनका कोई मनोयोग होगा, उनके पीछे कोई मिसकॉन्सेप्ट होगा, ये कुछ चीजें होंगी। पूरा रिसर्च मैंने कहा रिसर्च तो इतनी आ रही है कि शायद आप और हम उन जितनी रिसर्च आप और हम चर्चा कर चुके हैं, एक रिपोर्ट दूसरे रिसर्च को कंट्राडिक्ट कर रही है। तो आप भी जानते हैं अच्छी तरह से, आप ही ने कई रिपोर्ट का उल्लेख किया है और आपने भी महसूस किया है। देखिए प्रदीप जी, उसके बाद देखिए डॉक्टर साहब का कहना ये बिल्कुल सही है कि हम आदतन अपने हैबिट में कुछ चीजें डालें, लेकिन हम कई चीजों को, जिस तरह की हमारे हिंदुस्तान की पॉपुलेशन है, हिंदुस्तान का सोशियो इकोनॉमिक है, हिंदुस्तान का जो भी कुछ है, रहन सहन से लेकर के आदमी के जीवन शैली है, वह हमें कतई भी कई सोशल डिस्टेंसिंग और बहुत सब चीजें अलाउ नहीं करता है और संभव भी नहीं है। हम जीते ही ऐसे हैं और मरते भी उसी तरह, कंधों पर लद के जाते हैं। और हम वो नहीं है कि जो उसके बाद में पहुंचा देना और रखवा देना और फिर हमारी कॉफी, फिर हमारा कोई जाकर के दफन कर देगा। हमें कंधों हम आते और ये भी देखते हैं कि हमारे पीछे कितना लाव लश्कर चल रहा है मरने के। देखिए वो तो खैर वो तो दूसरे लोग हैं जो सोचते होंगे। मैं तो सामाजिक तौर से भी कहता हूँ, जब बच्चा आता है, गोदी में आता है, हॉस्पिटल में भी आता है, 10, 5, 20 लोगों की उस समय किलकारी होती है, सबके प्रसन्नता के भाव होते हैं। वही स्थिति जब जाते सब विदाई, अंतिम विदाई होते समय भी ऐसी कुछ स्थिति रहती है। तो इस स्थिति को तो भारत में ये सब स्थितियां नहीं है। भारत, दुनिया के लोग इस चीज पर आश्चर्य भी करते हैं कि यहाँ के लोग दुख में सुख में भी पूरी भीड़ के साथ रहते हैं। ठीक है, डॉक्टर साहब का कहना बहुत जायज है, क्योंकि मेडिकल के आदमी है, एक चीजें बताएंगे। लेकिन मैं जिन बातों को मैं कह रहा हूं कि अब व्यवहारिक हैं, और क्योंकि पॉपुलेशन का साइज बहुत बड़ा है, और फिर हमारा जो घर की आबो हवा है, जो रहने सहने का जो हमें स्पेस मिली है, जो हमारी ऑक्यूपेंसी है, जो हमारे साइज है हमारे घर का और हमारे उसके इर्द गिर्द का, वो छोटा, वो नहीं, वो डेंसिटी तो बहुत ज्यादा, वो तो ज्यादा है, लेकिन हमारा जो वो है स्क्वायर जो रेजिडेंशियल है हमें, या हमारे वातावरण में जो स्वच्छंदता हमें प्रदान है, वो बहुत कम है। तो उस नाते यह सब कुछ संभव नहीं होगा। अच्छी बात यही है कि इम्यूनिटी हम अपनी बढ़ा लें और हम पैनिक में ना आए, और उसके बाद जो डॉक्टर्स की जो चीजें आती है उन पर हम बहुत सारी जो आदतन पहले से करते आते हैं, काढ़ा पीना है, बहुत सारी चीजें हैं, योग प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, हम अपने को स्वस्थता में ध्यान रखें। ठीक है, हम डॉक्टर साहब का रुख करेंगे। डॉक्टर साहब, आपसे कई चीजें समझनी है, कई लोग कह रहे हैं और रिपोर्ट में भी कई चीज निकल करके आ रही है। डॉक्टर पूरन चंद जी, एक तो ये कि जब तक
65% तक लोगों में इम्यूनिटी ना हो जाए, इससे हम पार नहीं पा सकते हैं। कितना इत्तेफाक रखते हैं इससे? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारी जो जीवनचर्या, अभी जो पहले के.एन. सिंह साहब ने भी कहा कि हमें धीरे धीरे इसके साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी। बिल्कुल। और ये सही बात है कि ये कोरोना के बाद हमारे जीवन में बहुत से परिवर्तन करने पड़ेंगे और कुछ स्वाभाविक परिवर्तन होंगे और कुछ जबरदस्ती हमें करना पड़ेगा। जैसे अभी आपने कहा कि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की जहाँ तक बात है, सही बात है कि हम लोग का जो परिवेश है वो इस तरह से इतने दूर दूर रहने का नहीं रहा, लेकिन हमें एडजस्टमेंट कहीं न कहीं करना पड़ेगा जब तक हमारे पास कोई इसका उचित इलाज ना आ जाए या वैक्सीन नहीं आ जाए। दूसरी चीज है कि विषाणु जो ये वायरस है वो परिवर्तनशील है। हाँ, ये मैं उसी म्यूटेस की बात कर रहा था, क्योंकि ये अपने अब तक कम से कम 10 प्रकार के आकार में आ चुका है ये। तो अब जो स्ट्रेन इनका जो बाकी देशों में पाया गया उससे कुछ अलग हमारे यहाँ पाया जा रहा है, और ये कब कितने परिवर्तन करते जाएगा तो यह भी नहीं है कि एक बार वैक्सीन आ गया तो सभी चीज़ों के लिए वो सही हो जाएगा। तो हमें अपने व्यवहार में, अपने दैनिक जीवन में भी परिवर्तन कर, यहाँ जैसे आप पहले हमारे प्रवक्ता ने कहा कि ये इकोनॉमी पर भी असर डालेगा, तो ये इकोनॉमी के साथ साथ सभी चीजों पर ही असर डाल रहा है, राजनीतिक स्तर पर, आप सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर। यहाँ की अब देखिए स्कूल कॉलेज बंद हैं, यदि हम ऐसे 6 महीना और बंद करते रहेंगे तो हमारी एजुकेशन व्यवस्था चरमराएगी, हमारी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, तो इकोनॉमी तो डिस्टर्ब होगी। ठीक है, इकोनॉमिक पर हम सर डिस्कस करेंगे, लेकिन आपसे कुछ और बहुत महत्वपूर्ण चीजें समझ लेना होगा। एक तो म्यूटस की बात हो गई कि अपना ये बार बार अपना आकार प्रकार बदल रहा है, और ये भी एक रिपोर्ट में आ रहा है कि तापमान के अनुसार ये अपने आप को और शक्तिशाली करता जा रहा है। जैसे जैसे मौसम बदलता जाता है ये अपने आप को और शक्तिशाली करता जा रहा है। कितनी सच्चाई है? ये सही है कि वायरस अपने नेचर को, अपने स्ट्रक्चर को बदलता रहता है, और वह वातावरण के साथ ऐसे ही हमारी बॉडी भी इस तरह से अपने को एकोमोडेट करती रहती है कि जो स्वतः कुछ चीजें बॉडी में होती रहती हैं वह भी उस चीज को देखना पड़ता है। तो अभी तो हमारी जो स्थिति है कि हमें सबसे पहले इस बीमारी को खत्म करने के लिए जो भी हमारे वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, हमारे चिकित्सक रिसर्च कर रहे हैं, हमें उस पर ध्यान फोकस करना है ताकि हम इसको फौरी तौर पर कुछ कम कर सकें। बिल्कुल खत्म तो नहीं होगा, लेकिन हाँ इसके प्रभाव को कम कर सकें। एक अमेरिका के सेंटर फॉर इन्फेक्शियस डिसीज रिसर्च एवं पॉलिसी की रिपोर्ट है, उन्होंने कहा कि संक्रमण 2022 तक रह सकता है, लेकिन ये स्लो बर्न की तरह रह सकता है। ये स्लो बर्न की स्थिति से देखो, स्लो बर्न का मतलब है कभी ऊपर कभी नीचे ऐसा होता हुआ जाएगा। कैसे देखते हैं आप इस रिपोर्ट को? अमेरिका के ये सभी संभावनाएं हमारे वैज्ञानिक के शोध के आधार पर है, और जब तक हमें पूर्ण रूप से इसके नहीं तो ये नहीं कर सकते 2022 तक ही रहेगा या 24 तक जाएगा या 25 तक जाएगा न। तो ये एक संभावना व्यक्त की जा रही है, ऐसा हो सकती है कि बीमारी टोटल हमारी पल्स पोलियो जो चला, पोलियो बीमारी भगाने में हमें कितने साल लग गए, ऐसे ही जो चिकन पॉक्स और वायरल इन्फेक्शन रहे उनको जाने में कई दसियों साल लग गए। तो ऐसा नहीं कि हम 1 साल के अंदर 2 साल के अंदर इसको पूर्ण रूप से समाप्त कर देंगे, ये किसी न किसी रूप में फिर हमारे परिवर्तन करते हुए आएगा। तो हमें इसके लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा, हमारे वैज्ञानिक भी तैयार हैं, हमारे चिकित्सक भी तैयार हैं। एक और रिसर्च है, एक आ रहा हूँ सिंह साहब, अशोक जी आपके पास आता हूँ। एक और रिसर्च है, उस पर भी मैं आपसे थोड़ी जानकारी हासिल कर लूँ, फिर सिंह साहब पर करूँगा। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की जो रिपोर्ट है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कह रही है कि ये सीजनल हो जाएगा। जैसे दूसरे फ्लू आते हैं, सीजन में आते हैं, वायरस आ जाते हैं, सर्दी जुकाम बुखार लेकर के, उसी तरीके से ये सीजनल भी हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट। हाँ, ऐसा हो सकता है। जैसे हमारे सीजन में फ्लू तो होता ही था, लेकिन वो इतनी मारक शक्ति उसमें नहीं था कि हमारी डेथ इस रेट से हो। तो इसका भी लक्षण काफी कुछ ऐसा ही है, लेकिन इसमें यह था कि हमारे भी इंडिया जो देख रहे हैं कि 2% के लगभग हमारी मृत्यु दर इसमें इस बीमारी से हो रही है, तो उसके कंपेरिजन इसमें हमारे खतरे ज्यादा हैं। तो हो सकता है वो खतरों की, ये वायरस के चेंज होने के, बॉडी की इम्यूनिटी की वजह से खतरों के जो चीजें हैं वो कम हो जाए और हम एक साथ धीरे धीरे जीने की आदत सी बन जाए। जी चलिए, अशोक राजपूत जी आप कुछ कहना चाहिए? हाँ, मैं प्रदीप जी ये कह रहा था, देखिए एक्चुअली जब यहाँ भारत में ये इम्पोर्ट हुई है, भारत के अंदर में कहीं भी नहीं थी। भारत में आमतौर पर फ्लू रहता है और डॉक्टर साहब मौजूद हैं, वो 12 महीने फ्लू रहता है। जब मौसम बदलता है, हर 2 महीने बाद एक मौसम बदलता है। ये इंपोर्ट तो सभी पूरे बाकी के देशों में भी हुई है ना, चाइना से निकल करके सारे देशों में इंपोर्ट हुई। 2 चीज तो उसके बाद वही देश अब इस स्थिति को क्यों नहीं माने? उन देशों ने, अगर ये सब स्थिति, उन देशों ने लॉकडाउन को फिर क्यों नहीं किया?
अगर लॉकडाउन कर लिए वो हैं तैयार है। जहां तक चाइना की बात है सर जी, उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं, उनके हिसाब से नवंबर में ये महामारी फिर से अपने उग्र रूप में आएगी और तब तक के लिए उन्होंने अपने आप को तैयार कर लिया है। देखिए प्रदीप जी, हमारे यहाँ डॉक्टर साहब ने जो अभी बीमारियां पूर्व में बताई, इस तरह की सब चीजें आई हमारे यहाँ, उस पर ड्राइव चला और ड्राइव के बाद साथ हमारे यहाँ इस पर भी जब आएगा तो इस पर ड्राइव चलेगा, लेकिन ड्राइव चले कैसे? जब आप बंद करके क्या जो इससे पहली वाली सारी बीमारियां जिनके चिकनगुनिया से लेकर सारी चीजों डॉक्टर साहब ने भी बताया है, क्या उनके लिए हमने लॉकडाउन किया था क्या? ऐसा तो नहीं था। हम मतलब हो क्या रहा है कि हमने एक्चुअली इसे हाइपर में इतने ले गए, या तो पहले हमने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया या फिर हम बहुत हाइपर में चले गए हैं। स्थिति यह है कि अभी भी इस भारत के अंदर जो ट्रेजेडी है सिस्टम के, जो प्रशासनिक सिस्टम में भी, मेडिकल में, सभी जगह पर मैं आपको बड़े खुल कर कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं उस भाव को मतलब हाइपर तो है लेकिन उसको काउंटर करने की स्थिति नहीं है। उसको उनके पास एक वो क्या नाम मैंने उनका एक तौर तरीके नहीं है जिसके उसको काउंटर किया जा सके। देखिए अगर ये स्थिति हो गई थी, लॉकडाउन कर दिया था, तो यह स्थिति 15 दिन के अंदर पूरी तरह से हो जानी चाहिए। लेकिन जब लॉकडाउन 2 हो गया तब ये अभी हाइट पर जा रही है। अब क्यों हाइट पर जा रही है? अब विदेश से भी नहीं आ रहे, लोगों का ट्रीटमेंट भी हो रहा है, लोग क्वारंटाइन भी किए जा रहे हैं। मतलब आपके बताइए ना, अब तो अब ये भी नहीं कह सकते साहब जमात के लोग आ रहे हैं। अभी तो बहुत सारे जो बहाने चल रहे थे, जो सरकार के सिस्टम पर लोग अपने दूसरे पर थोपते हैं, वो जो करते हैं, वो सब चीजें तो बदल दे रही। वो तो उन सब का तो बहुत शानदार सवाल उठाया कि ना हम बाहर से किसी को इंपोर्ट कर रहे हैं, ना तबलीगी जमात के कोई लोग आ रहे हैं, और फिर ये बीमारी क्यों बढ़ रही है अपने अब क्यों बढ़? इसका मतलब प्रदीप जी मैं बहुत आराम से कह सकता हूं, इसका मतलब हमारे यहाँ कई चीजों पर, इस पर जो या तो जो चिकित्सीय व्यवस्था में जो लोग लगे हैं वह इसको बहुत उस पर प्रभावी ढंग से उस पर काम नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ वो एक उसका ऑब्जर्वेशन और ट्रीटमेंट करके एक जो स्टैंडर्ड होता है करके आगे बढ़ रहे हैं, और इसीलिए वह उसका जो रेट है, सक्सेस रेट है, अच्छा नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक बात है। हालांकि अच्छी खबर यह है, एक ब्रेक का वक्त हो चला है, हालांकि अच्छी खबर यह है कि हमारे यहाँ जो डेथ का जो रेशियो है वो लगातार बढ़ने का मतलब है कमी आ रही है उसमें। पहले जहां 2 दिन में ज्यादा लोग बीमार हो रहे थे, अब वो संख्या बढ़ करके 25 तक हो गई, यानी कि 25 दिन में अब केसेस डबल हो रहे हैं। तमाम सारी अच्छी खबरें भी हैं, लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं कि हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी 2022 तक। प्रदीप जी आगरा वुहान बन रहा है। बात में वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक ले लेता हूं, और 2022 तक ये हमें सालती रहेगी। और हम जैसा कि डॉक्टर साहब भी कर रहे हैं कि हम और बाकी लोगों का भी मानना है कि हमें इस वायरस के साथ जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और अशोक जी ने जो सवाल उठाया वो बहुत मौजूद सवाल उठाया है कि अब केसेस क्यों बढ़ रहे हैं। ये इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन।
की न्यूज, खबरों का सारथी। और अब हम सीधा रुख करेंगे वीके गोस्वामी जी का। वीके गोस्वामी जी भाजपा के नेता हैं। गोस्वामी जी, अशोक राजपूत एक सवाल उछाल रहे हैं कि अब तो ना बाहर से कोई आ रहा है और ना तबलीगी जमात के कोई इधर उधर लोग जा रहे हैं, इन सब के बावजूद संख्या क्यों बढ़ रही है और कैसे बढ़ रही है? देखिए प्रदीप जी, पहले तो हिंदुस्तान में जमातियों ने इसकी संख्या बढ़ाई और ये जमाती का ही पूरा योगदान था कि इंडिया में जो भी फैला उसमें 30 से 40% इन्हीं लोगों का सहयोग है। फिर इनके द्वारा जो जहां जहां गया वो फैलाता चला जा रहा है। अब इंडिया में सैंपलिंग की संख्या बढ़ रही है, जिस तरीके से टेस्टिंग हो रही है, महाराष्ट्र में काफी टेस्टिंग हो रही है, दिल्ली में हो रही है, यूपी में हो रही है, तो संख्या बढ़ना स्वाभाविक है। लेकिन कोई चिंता का विषय नहीं है। ये जो टेस्टिंग हो रहा है, जो लोग निकल रहे हैं उनको सरकार को क्वारंटाइन कर रही है, उनको सेफ जोन में भेजा जा रहा है और उनका दवा इलाज भी हो रहा है। क्योंकि ये जो है इंडिया बहुत बड़ा मुल्क का सबसे आबादी के हिसाब से दूसरा देश है और यहाँ की जो ह्यूमिनिटी पावर है उन लोगों का काफी स्ट्रांग है, इसलिए कोई डरने की जरूरत नहीं है। आयुष मंत्रालय ने भी कहा है कि आप जो है अपने नियम संयम से रहिए। अशोक राजपूत जी सर कुछ सवाल पूछना चाहेंगे आपसे। अशोक जी सवाल पूछ लीजिए भैया। दूध में हल्दी डालकर पीजिए, गर्म पानी पीजिए, फ्रिज का सामान न खाइए। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि 2 गज दूरी का मंत्र अपनाइए, तो ये सब तो अपनाना पड़ेगा। और जो संख्या बढ़ रही है ये कोई चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में मृत्यु दर बहुत ही कम है अन्य देशों की अपेक्षा। नहीं, वो गोस्वामी जी वो बात सब ठीक है, ये सारी बात अच्छी है, लेकिन दिक्कत ये है हम सीख क्यों नहीं रही है, संख्या बढ़ क्यों रही है? केरल में जहां सबसे शुरुआत में हुई थी अब वहां पर करीब करीब समाप्ति की ओर है, लेकिन दिल्ली अब पूरा रेड जोन कर दिया गया है, वहां पर सारी सीमाएं सील कर दी गई हैं। ये अंतर क्यों नजर आ रहा है? नहीं देखिए, अभी पूरे देश में अभी जो लेटेस्ट है वो कुल 37,776 लोग संक्रमित हैं और पूरे देश में अभी 2223 लोग ही एक्सपायर किए हैं और इसमें कि आपको बता दें कि करीब 10,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो गए हैं। तो जैसे जैसे ये टेस्टिंग की संख्या बढ़ेगी तो जो ये लुके छुपे लोग हैं या जो लोग संक्रमित हो चुके हैं वो बाहर निकलेंगे, उनका इलाज होगा, वो उनका क्वारंटाइन होगा, तो कोई उसमें चिंता का विषय नहीं है। सरकार उस विषय में सजग है। हमारे स्वास्थ्य कर्मी, हमारे पुलिस कर्मी, हमारे योगी जी 24 घंटे में 18 घंटे कार्य कर रहे हैं, सारे अधिकारी काम कर रहे हैं, ये सब बधाई के पात्र हैं। उसमें उत्तर प्रदेश में तो कोई चिंता का विषय है ही नहीं। जी लेकिन उत्तर प्रदेश में भी लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। अशोक जी कुछ सवाल पूछना चाह रहे, पूछिए भाई अशोक जी जल्दी से। प्रदीप जी मुझे सवाल नहीं कहना है, मुझे तो इनको गोस्वामी जी को जरा अपडेट करना है। जी गोस्वामी जी, भारत के अंदर केरल है और दुनिया के अंदर वियतनाम है। फर्टिलिटी रेट्स है नहीं, मतलब 0 है। कहाँ की बातें कर रहे हैं? राजधानी में प्रधानमंत्री जी रहते हैं जो देश को संचालन कर रहे हैं और वहां पर पूरे 11 जिले हॉट जोन हैं। राज्य और प्रधानमंत्री गुजरात के रहने वाले हैं, उनका गुजरात गर्म क्षेत्र है, हमेशा मौसम एक जैसा ही रहता है। वहां स्थितियां क्यों खराब हैं? अहमदाबाद की स्थितियां क्यों खराब हैं? आप इन देखिए, फिर आप बड़े उत्तर प्रदेश में 2 दर्जन जिले थे शुरू के समय पे, 2 दर्जन 1.5 दर्जन जिले थे, 12 से 15 जिले 16 जिले थे पहले लॉकडाउन के शुरू होने के समय पर। लॉकडाउन 1 होने के बाद में 2.5 दर्जन तक हुए और आज की तारीख में 60 के करीब जिले हो चुके इफेक्टेड। तो कहां कह रहे हैं कि योगी जी बहुत मेहनत करते हैं? कहां जो मेहनत, इस मेहनत से क्या, कौन सी मेहनत है? मतलब रिकवरी रेट अच्छे नहीं मिल रहे हैं, ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, क्वारंटाइन सेंटर से लोग चले जा रहे हैं, तरह तरह के घपले और घोटालों की बातें शुरू होने लगी हैं, चर्चाएं हो रही, बहुत सारी बातें आने
आने लगी है। और अभी गोस्वामी जी बता रहे हैं कि योगी जी 18 घंटे काम करते हैं, हल्दी पी लीजिए, प्रधानमंत्री जी बताते हैं, इन सब बातों से नहीं होता है। अगर यह सब है तो दिल्ली के लोगों को एक दिन सबको एक खुराक सरकार की तरफ से हल्दी पिलवाई दीजिए, उसमें कौन सी परेशानी आ रही है। जब आप ये सब देखिए गोस्वामी जी, इस चीज को, इस तथ्य को समझने की कोशिश करेंगे कि आपके इस भारत के अंदर इस सब चीजों को अभी आप मैकेनिकल रूप से तैयार नहीं है। आपका मैनेजमेंट काफी हद तक फेल्योर साबित हुआ है। आप ये आपके लिए सहज तरीका था कि आप जमात के लोगों को कह दीजिए, किसी और को कह दीजिए, उनकी वजह से बढ़ रहा था। अब क्यों नहीं बढ़ रहा? अब का विस्तार क्या है? अब का विस्तार तो आपके जवाब लेते हैं। गोस्वामी जी सवाल जवाब कुछ देना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल जवाब देना चाहेंगे। प्रदीप जी, भाई साहब ने अच्छी बातें कही है, ठीक है, लेकिन हम जमात को कैसे भूल जाए? जमात की वजह से 80%, तेलंगाना में, उत्तर प्रदेश में 56%, अरुणाचल प्रदेश में 100%, दिल्ली में 65%। अगर इससे पेशेंट है तो हम जमातियों को कैसे बोले कि इनका योगदान नहीं है? और बताइए, अभी जमाती लोग जहाँ जहाँ छुपे हुए उनको मस्जिदों में छिपाया गया, जो इनके पेशेंट भी मिल रहे हैं। अभी देखिए कानपुर में लोगों ने अपने घर में छिपा रखा था, तो हमारी पुलिस टीम गई, हमारे स्वास्थ्य कर्मी के टीम लोग गए, तो उन लोगों ने पथराव किया। अभी कल ही देखिए। तो इस तरीके की जो भावना है लोगों में, अपने पेशेंट को, अरे ये 10-20-15 घटनाएं हैं, आप 10-20-15-25-30 घटनाएं हैं 125-30 करोड़ में। आज आप देख लीजिए 24 घंटे में 18-18, 20-20 घंटे हमारे पुलिसकर्मी काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, सारी पूरी टीम लगी है। गोस्वामी जी, आप उनकी बात करें वो बात ठीक है, लेकिन कोलकाता में हमारे जो 24 में गोस्वामी जी सवाल क्यों लीजिए, काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में क्यों काम, महाराष्ट्र में क्या तबलीगी जमात आ गया था? जो श्रमिक है, जो श्रमिक जी, बंगाल में तमाम लोग बाहर निकल आए, दुर्गा पूजा के अवसर पर मंदिरों में पूरा लाइन लग गई। फिर अनाज दिया जा रहा है। सवाल भी सुनिए गोस्वामी जी। उसके लिए जी देखिए, जो श्रमिक बिल्कुल सवाल ये भी है, पंजाब में ऐसी बातें लोगों को ले आया गया, उसमें तमाम धार्मिक जो लोग थे वो संक्रमित हो गए, संक्रमित निकले। निहंग ने हाथ काट दिया एक हमारे पुलिस, जो हमारा कोरोना योद्धा था, एसीपी का हाथ काट दिया। तो ये एक वर्ग की बात नहीं है, हमारे यहाँ तमाम धर्म के मानने वाले लोग हैं, और सब लोग बहुत ही कट्टर धार्मिक लोग हैं सब लोग। हेलो जी गोस्वामी जी, आप अपनी बात रख सकते हैं जी। मैं ये कह रहा था कि सिर्फ एक ही वर्ग नहीं है। आज देखिए सब्जी मंडी में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। गाजियाबाद की मंडी में सुबह 3 बजे से लाइन लग जाती है, आपस में सब मिल जाते हैं। तो ये सारी चीजें भी हैं जो इसको बढ़ावा दे रही है। देखिए ये महामारी जो आया, इसके बारे में पहले कोई सचेत नहीं था ना। ऐसी महामारी कभी इंडिया में आई ना वर्ल्ड में आया। तो ये ऐसी महामारी आ गई कोरोना वायरस, उसमें तो हम सबको मिलकर सचेत होना पड़ेगा, हम सबको अलर्ट होना पड़ेगा। जिस भी एरिया के लोग हैं, जो सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, जितने भी लोग, उनको आगे आना पड़ेगा। सारे स्वयंसेवी समूहों को आना पड़ेगा, ये सचेत करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि अब आपको सेफ्टी पॉइंट में चलना है, आपको मास्क लगा के चलना है, आपको हाथ धुलना है। तो ये सब चीजें जो है सोशल डिस्टेंसिंग का भी हमें पालन करना है। स्कूल ज्यादा खुलते हैं तो बच्चे क्लास में 150 बैठते हैं एक बड़े रूम में, उसमें 40 बच्चे बैठाए जाएंगे। प्रैक्टिस की चीज है ये, तो 24 घंटे प्रैक्टिस की चीज है। तो अब तो ठीक है बीमारी कि हमको अपने जीवन में आदत बना लेनी पड़ेगी इन सब की। ठीक है, आएंगे आपके पास में। पवन जी का रुख करें। पवन जी, अब सवाल ये भी उठ रहा है, अशोक जी ने बहुत मौजूद सवाल उठाया कि बाहर से लोग नहीं आ रहे हैं और अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग का काफी मात्रा में लोग प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, उसके बावजूद भी ये रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहा? क्यों संख्या बढ़ रही है? रुकने का नाम इसलिए नहीं ले रहे कि पूरे देश के लोग इसमें पूरी तरह साथ हैं और जो भी पालन सरकार कराना चाहती है उसमें करने के लिए खड़े हैं उनके साथ। मगर उसके बाद भी स्थिति, जैसा हमारे बीजेपी के मित्र कह रहे थे, ये पूरा का पूरा दोषारोपण जिस तरह धार्मिक ध्रुवीकरण पर कर रहे हैं वो गलत है। ठीक है, जमातियों की गलती से 30% देश में इसके वायरस के बीमार के लोग, संक्रमित के लोग बढ़े हैं। आप क्यों भूलते हैं 2 दिन के अंदर जो पंजाब में नादेर से लोग जो वहाँ के तीर्थयात्री आए हैं, 3.5
300 रिपोर्टें 2 दिन में आ गई उनके संक्रमित होने की, और अभी बाकी रिपोर्टें आनी है। आप इसको धर्म के नाम पर मत ले जाइए, पूरा देश एक साथ है, उसमें बांटने का प्रयास मत करिए। सबसे बड़ी बात तो ये है। और दूसरा ये कि आप उसमें हम देखिए प्रदीप जी, जो सिंगापुर यूनिवर्सिटी की जो रिपोर्ट आई थी, उसने पूरा अध्ययन करके, जो इसका कई देशों पर अध्ययन करके ये रिपोर्ट दी, उसके साथ और भी कई देश की यूनिवर्सिटी खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि मई के आखिर तक भारत में 97% वायरस का प्रभाव खत्म हो जाएगा, और जून के अंत तक भारत पूरी तरह शुरू हो जाएगा। उसका कारण भी तो आप देखें ना, कि जो हम लोग को वैक्सीन लाने का जो प्रयोग हो रहे हैं, उसमें आप देखिए जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वो अपने जो यहाँ की अपनी है पूना वाली जो यूनिवर्सिटी है, इन दोनों के जो प्रयोग अभी तक हुए हैं उसमें जानवर पर सफल हो गए। सेकेंड राउंड में जो 500 मानव जात पर किए गए थे, उसमें अपनी 80% अलग बात है। आप पुणे की जो सीट की बात कर रहे हैं, दादर की बात कर रहे हैं, वो अलग बात है। हम लोग उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम सवाल ये कर रहे हैं कि आखिर केसेस बढ़ क्यों रहे हैं? ये केसेस इसलिए बढ़ रहे हैं कि लोगों में ये पहले से अंदाज था कि केसेस बढ़ेंगे। हमें तो सरकार को और हम लोगों को मिलकर उससे लड़के उन केसों को कम करने के लिए प्रयास करना है। सोशल डिस्टेंसिंग है, और जो भी मानक हाथ धोकर जो भी मानक बताए जाते हैं उनको करके कम करना है। अभी तो हमारा क्या किया, अभी तो मुख्यमंत्रियों को टीवी पर सुन रहे थे 2 घंटे पहले, सबका कहना था कि अभी थोड़ा और आगे बढ़ेगा, उसके बाद नीचे जाएगा। तो ठीक है ना, वो ठीक है, जो जितना इसको प्रभाव दिखा ले, उससे हम लोग लड़के उसको नीचे लाएंगे और उसको नीचे लाके उसका काम करेंगे। मगर इसके साथ साथ जो भी मेरे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो भी राजपूत जी भी कह रहे थे, ये जो अर्थव्यवस्था के कारण जो बिगड़ा हुआ है, आज अभी मैंने अरविंद केजरीवाल को सुन रहा था 2 घंटे पहले, वो ये कह रहे थे कि पिछले साल अप्रैल में हमारे यहाँ 3 या 500 करोड़ का कलेक्शन रेवेन्यू का हुआ था, और इस वर्ष अप्रैल जो अभी निकला है, इसमें कुल 350 करोड़ का रेवेन्यू आया, यानी 10% रेवेन्यू आया जिनको आना था। जब सरकारों पर 10%, 20%, 25% रेवेन्यू आएगा, और जो बेसिक सुविधाएं उसमें सैलरी और पेंशन, उसमें जो पैसा जाता है बजट का बहुत बड़ा हिस्सा उसमें जाता है। तो हम लोगों को दोनों में ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, और इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे पवन जी, ठीक है। और अच्छी बात यह है कि हमारे साथ DIC के पूर्व ज्वाइंट कमिश्नर भी जुड़े हुए, उन्हीं का रुख करते हैं। एनके सिंह साहब, पवन जी एक शानदार बात कर रहे हैं कि अगर रेवेन्यू नहीं आया, अर्थव्यवस्था पर काम नहीं किया गया, यानी कि जान बचाने के साथ साथ में जहान बचाने की कोशिश नहीं की गई, तो देश बहुत मुश्किलों में फंस जाएगा। देखिए, मैं शॉर्ट में 2 बात बताता हूँ। अभी एक तो मैं जवाब दे दूँ, ये अशोक जी ने जो कहा कि संख्या क्यों बढ़ रही है। संख्या बढ़ने का बहुत मोटा कारण ये है कि हमारी टेस्टिंग पहले नहीं थी। अब टेस्टिंग ज्यों बढ़ रही है वैसे ही संख्या बढ़ रही है। दूसरी चीज़, नया वायरस है, इसकी कोई दवा नहीं है, मेडिसिन नहीं है, केवल हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और जो वायरस है उसका हमारे पास अभी ये भी नहीं मालूम है कितना उसका लाइफ स्पैन है। तो इन 2-3 कारणों से ये बढ़ रहे हैं। अब आपने दूसरी बात ये कही कि इकोनॉमी पर क्या असर पड़ रहा है, हमारा रेवेन्यू नहीं आएगा तो हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। ये बात बिल्कुल सही है। तो लेकिन रेवेन्यू आने के लिए हमें अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमें इसके साथ चलते हुए मैं कुछ सजेशन देना चाहूँगा कि जैसे हमें एक तो लॉन्ग टर्म सजेशन है कि शिक्षा में चेंज करना चाहिए। हमें अपना एटीट्यूड शिक्षा में ऐसा कुछ करें कि हमारे जो विद्यार्थी हों, जो हमारे भावी नागरिक हैं, उनमें साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप हो, बजाय इसके कि हम धर्म और इन सब चीज़ों पर जाएं, और साइंटिफिक एटीट्यूड होना चाहिए। दूसरी चीज़, हमें सोशल डिस्टेंसिंग और सोशल क्षेत्र में करना पड़ेगा जी। शराब की दुकानें खुल रही है कि हमें जो है जी अपने जो भी हमारे फंक्शन होते हैं उन फंक्शन को लिमिट करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा बड़े फंक्शन हम ना करें, और सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जहाँ तक इस समय व्यवस्था है उसमें बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं है। अगर हम लोग सेल्फ डिसिप्लिन हो जाएंगे, जो समय के साथ सीखेंगे। साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं, ये हमारे लिए एक अच्छी बात है, और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सरकार ने लॉकडाउन 3 किया, पार्ट 3 किया, और तमाम चीजें खोलने का ऐलान भी किया है। क्या ये पर्याप्त है, या आपको लगता है कि कुछ और करना चाहिए? नहीं, और करना चाहिए, क्योंकि जैसे उद्योग क्षेत्र में उन्होंने शुरुआत करी है, तो उद्योग क्षेत्र में अगर हम पूरी चेन नहीं डेवलप करेंगे तो हमारे उद्योग चल नहीं सकते। जैसे सरफेस ट्रांसपोर्ट को हमें स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट अभी बिल्कुल बंद है, धीरे धीरे उसको खोलेंगे तभी हमारा रॉ मटेरियल सप्लाई होगा। मैन पावर चली गई है। सिंह साहब, ट्रांसपोर्ट को परमिशन दे दी है,
नहीं, पूरी परमिशन नहीं दी गई। जो अभी जो नोटिफिकेशन, अच्छी खबर बता दें कि ट्रांसपोर्ट को पूरी तरीके से खोल दिया गया है और ये भी कर दिया गया है कि पुराना परमिट ही मान्य होगा, कोई नया परमिट नहीं मांगेगा। हाँ, वो जो नोटिफिकेशन है उसको मैंने पढ़ा है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको और ज़्यादा स्ट्रांग करने की ज़रूरत है। जैसे 2 साल में करते हैं उसका फिटनेस, उसको 2 की बजाय 5 साल में कर दें। बीमा की बढ़ा दें, इसे बढ़ा भी दिया, बीमा का बढ़ा भी दिया है। ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी और हमें सेक्टरल डिवीज़न करना पड़ेगा, एग्री बिजनेस पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन जो गाँव से बाहर आती है, जब तक हम एग्री बिजनेस को स्ट्रांग नहीं करेंगे तब तक पॉपुलेशन मूवमेंट नहीं बढ़ेगा और जो जहाँ पर है वहीं पर रोजगार पाएगा तो हमारी एक्टिविटी स्वतः बढ़ेगी। क्या लगता है कि ये एक अच्छा मौका है जी एनके सिंह साहब, क्या लगता है कि ये एक अच्छा मौका है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि हमारे ज्यादातर मजदूर अब गांव की ओर वापस लौट गए हैं, तो हमें गांव की इकोनॉमी को मजबूत करने में आसानी होगी, हम वहां मजबूत कर सकते हैं, करना चाहिए। बिल्कुल, हमें अपनी रूरल मार्केटिंग डेवलप करनी पड़ेगी, जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं उनको विकसित करना पड़ेगा। हमें इंडस्ट्रीज को और जो सर्विसेज हैं उनको कई सेक्टर में डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे बड़ी इंडस्ट्री हैं उनमें हमें रोबोटिक्स और सेंसर को ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, और जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें हमें ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ को चलते हुए लोकल रॉ बेस्ड इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी। उनमें हमें मैन पावर जो डेवलप करनी है वो मैन पावर का कम से कम मूवमेंट हो। आईटी सेक्टर में हमें दूसरी तरह की नीति अपनानी पड़ेगी। तो हमें जब तक हम डिफरेंट सेक्टर्स में, सर्विस सेक्टर में जहाँ तक सवाल है, हमें मोटर व्हीकल जितने भी रिपेयरिंग सेंटर हैं, चाहे वो प्लम्बर हो, चाहे वो साइकिल रिपेयर वाला हो, इन सब को डेवलप करना पड़ेगा, वरना ये पूरा सिस्टम हमारा चरमरा जाएगा। और जब तक हम चेन डेवलप नहीं करते हैं तब तक हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी चली नहीं सकती। एक और मैं खास बात कहना चाहूँगा, प्लीज़ 1 मिनट दीजिए मुझे। अशोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। एक चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ, उसे देखिए, रिटेल मार्केटिंग में हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। रिटेल मार्केटिंग का सिस्टम भी बदलना होगा। हमें जैसे ई मार्केटिंग है, ई मार्केटिंग को कम करते हुए रिटेल सेक्टर में, जैसे अभी मल्टी प्रोडक्ट शॉप होते हैं, वन स्टॉप शॉप के नाम से लोग चलते हैं, अब हमें इसको प्रोडक्ट वाइज करना पड़ेगा ताकि वहाँ पर भीड़ ना लगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाए और वहाँ रोजगार भी डेवलप। सिंह साहब जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, अशोक राजपूत जी, वो कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे। हाँ बिल्कुल। अशोक राजपूत प्रदीप जी, जो स्थितियां आ रही हैं कि अब हमारे सामने जब आ चुकी है समस्या, हम उसके ऊपर हम काम करेंगे कि हम अपने पूरे घर के सबको बदल देंगे। फर्नीचर बदलने में लगे हैं क्या? हम पुताई रंगाई में कर लगे हैं क्या? हम नए लुक देने में लगे हैं क्या? यह करने के बाद तो हमें मतलब हम कुछ एक नए रास्ते के, और हम जो एक किसी तरह से हम खड़े रहेंगे बजाय हम अपने को और हम विभ्रम की स्थिति में आ जाएंगे। देखिए, स्थिति ये है प्रदीप जी, जैसे कि देश भर में रेड जोन हुआ है, येलो जोन हुआ है, ग्रीन जोन हुआ है, इसी तरह से आपके लखनऊ शहर में जहां आप बैठे हैं या कानपुर में बैठे हैं या जो भी है देश भर में जो भी रेड, ये सब उनके भी रेड जोन है, उनके भी येलो जोन है, उनके भी ग्रीन है। बिल्कुल मेरा सीधे सीधे से कहना है कि अगर आपको इस स्थिति में, अगर अरविंद केजरीवाल जी ने चिंता जताई है कि 10% काम रह गया है, अगर 40-45% तक ले जाना है तो जहां जिन एरिया में भी ग्रीन एरिया है वहां पर आपको काम देश के ग्रीन एरिया की तरह से काम करना होगा। वहां आपको जैसे लखनऊ में ग्रीन एरिया है वहां काम करने दीजिए अच्छी तरह से, पूरी छूट के दीजिए। येलो पर आप रोके रखिए, आप रेड पर मत जाने दीजिए। लेकिन आप गजब का है क्या, कंफ्यूजन बड़ा गजब है। अगर शराब लॉबी सीधे सीधे से कहीं से दबाव बना लेगी तो कहते हैं कि शराब की दुकानें खुलेंगी, मंदिर के पुजारी या दूसरे लोग कुछ नहीं कह पाएंगे तो उनका ताला बंद करके चले जाइए। ऐसे नहीं, ये पता है नहीं ये कौन सी किस चीज को आप थोपना चाह रहे हैं। आप इसके पीछे का सोच जब तक आप क्लियर नहीं होंगे। दरअसल वो शाम की दवा के लिए बहुत लोग परेशान नहीं, वो परेशान एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, एक बहुत अच्छा ट्वीट आया कह रहे कि घरेलू समस्या बहुत बढ़ गई है और शराब की दुकान खोलने से दिक्कत और ज्यादा हो जाएगी क्योंकि ज्यादातर लोग घर ही पे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रदीप जी, ये हमारी प्रायोरिटी होनी भी नहीं चाहिए। देखिए, शराब जो है डॉक्टर साहब मौजूद हैं, उसका मेडिकल एक मतलब है शरीर के लिए, उससे ज्यादा का उसका अर्थ नहीं है। उसके बाद वो वायलेंस है, उसके बाद में उसके दुर्गुण है, उसके बाद में उसके बहुत सारी चीजें प्रदीप जी। एक अब घर में मतलब आप अभी तक तो ये हो रहा था कि चलिए आप आराम से साथ थे, घर में बैठे थे, कोई अब आप वहीं पियेंगे, वहीं बोतल फोड़ेंगे, वहीं घर में बवाल करेंगे और वहीं घर में वायलेंस होगी, वहीं दुनिया भर की पुलिस और सारे होने लगेंगे, फिर आप और डिस्टर्ब होने लगेंगे। लेकिन दिक्कत यह है अशोक जी, 13 करोड़ एडिक्टेड लोग हैं
नहीं 13 करोड़ में कम से कम 5 करोड़ खत्म भी हो जाएंगे जी। गुजरात में सरकार के बंद से पहले से बंद ही है, तो क्या वहां पर भी पी रहे होंगे? तो बम उससे सीधी सी बात है। ये आपका सोशल कंसर्न बहुत अच्छा है। देखिए, और एनके सिंह साहब ने एक अच्छी बात कही है कि अब हमें एजुकेशन का पैटर्न बदलना पड़ेगा, हमें धार्मिक चीजें पढ़ाने की जगह हमें साइंटिफिक चीजें पढ़ानी पड़ेगी। डॉक्टर साहब का रुख करेंगे। डॉक्टर साहब, डॉक्टर पूरनचंद जी, आपको क्या लगता है कि वाकई अब जरूरत आ पड़ी है कि पाठ्य पुस्तकों में हमें चिकित्सा और साइंटिफिक चीजों को बढ़ावा ज्यादा देना चाहिए? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमें अपने साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ाना पड़ेगा जी। हमारे संविधान में दिया गया कि हम साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ाएंगे, तो उसको जब तक हम विज्ञान के साथ नहीं चलेंगे, देश विकास की गति पर नहीं आएगी, न ही चिकित्सा के क्षेत्र में, न ही इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में, न ही अन्य क्षेत्रों में। तो हमें विज्ञान पर अपना फोकस तो करना ही पड़ेगा और उसको बढ़ावा देना ही पड़ेगा, ताकि हम अपने आगे की चीज़ों की शोध प्रक्रिया को और अच्छा कर सकें और सुदृढ़ कर सकें, चिकित्सा क्षेत्र में हम और अच्छा काम कर सकें। ये विज्ञान के लिए तो कार्य करना अति आवश्यक है और वैसे पूर्ण रूप से सहमत हूँ। नहीं, और क्या लगता है कि क्या एक नया चैप्टर, कोरोना का एक नया चैप्टर शुरू किया जा सकता है, जो हर साल जो नए डेवलप आते रहेंगे और बदलते रहेंगे? ऐसे चैप्टर तो हैं जो कोरोना के लिए एक वायरस है, ये वायरस का अध्ययन तो शुरू से हो रहा है, ये हो रहा है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि नई चीज है कि अब इसको अध्ययन किया। साइंस के जो छात्र हैं वो तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जो आर्ट के स्टूडेंट हैं या कॉमर्स के स्टूडेंट है वो नहीं पढ़ते ना, तो ऐसा ना हो कि उसे हाई स्कूल और इंटर की किताब में भी लगा दिया जाए। नहीं, वो पाठ्यक्रम में जो उसके विशेषज्ञ हैं उसको आना ही पड़ेगा कि विशेष रूप से जो आपका कहना था कि नहीं साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना, हम ठीक है अपने धार्मिक भावना का जो भी है उसको उपयोग करें, हम अपने जिस भी करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें साइंस पर सबसे ज्यादा फोकस करना होगा। ठीक है गोस्वामी जी, आपका फाइनल कमेंट क्या लगता है कि हमें अपना रहन सहन का जो तरीका है वो बदलना पड़ेगा और इसके साथ रहते हुए ही हमें जीवन आगे बढ़ाना पड़ेगा? देखिए प्रदीप जी, अब हमें जो भी जीवन यापन भविष्य में करना है वो न्यू स्ट्रक्चर के साथ करना पड़ेगा। हर जगह नई चीज आ गई है, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग जीवन यापन कर रहे थे उस तरीके से घूम रहे थे, हवाई जहाज की यात्रा, ट्रेन की यात्रा, बस की यात्रा, सारे भीड़ भाड़ में जा रहे थे। अब हमें यात्रा तो करना पड़ेगा, लेकिन हमें सावधानी रखना पड़ेगा, स्वास्थ्य पर सचेत रहना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का करना पड़ेगा। तो ये सब चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और प्रदीप जी, आपको बता दूं, भारत की आर्थिक अर्थव्यवस्था बहुत ही अच्छी है, उसका चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि आरबीआई ने भी सारे बैंकों को निर्णय दे दिया कि निचले लेवल पर जो भी रोजगार करना चाहे वो लोग रोजगार करें। तो देश के मजदूरों के लिए ये अच्छी बात है कि आप उम्मीद बनाए हुए हैं और देश को भरोसा दिला रहे हैं कि ये अच्छी बात है कि देश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं। बहुत शुक्रिया, आप बने रहिए हमारे साथ में। पवन जी, आपका फाइनल कमेंट, क्या अब हमें इस वायरस के साथ जीने की कला सीख लेनी चाहिए? निश्चित रूप से अगर ये नहीं होता है, इसका कोई वैक्सीन नहीं आता, जीने की कला सीख लेनी चाहिए। मगर इसके साथ गोस्वामी जी को बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए अगर बीमारी हमारी बढ़ती है और बढ़ने के साथ अगर आप उद्योग धंधों को, व्यापार को छूट नहीं देते हैं, बीमारी तो बहुत बढ़ जाएगी। और आपके देश का बजट में 65 से 70% तो बेसिक उसका तनख्वाह में जाता है, 30% 35% योजनाओं में जाता है। अगर आर्थिक मंदी आ गई बीमारी के कारण तो स्थिति होगी कि आपके पास जो मतलब तनख्वाह के लिए पैसा नहीं होगा, बेसिक जरूरतों के लिए पैसा नहीं होगा, तो आप बीमारी से लड़ने के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे? जो लाखों मरेंगे वो करोड़ों में मर जाएंगे। इसलिए दोनों में तालमेल करके चलना है। हो सकता है कि खोलने के साथ आप पैसा तो लोग टैक्सी भरे टैक्सी घूमे हैं, बैठे हुए हैं, या करोड़ों लोगों को बीमार हो जाए। ठीक है पवन जी, समय इतना ही है हमारे पास। ठीक है पवन जी, आपका समय समाप्त हो गया। एनके सिंह साहब, आपके पास में 20 सेकंड है, आपका फाइनल कमेंट। एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगा, हमें इस तरह की बीमारियां ना आए, इसके लिए हमें मेडिकल फोरकास्टिंग डेवलप करने की ज़रूरत है। और हमें ये तो निश्चित है कि हमें इस बीमारी के साथ क्या सभी बीमारियों के साथ रहना सीखना होगा। वायरस रहेगा, आज भी है और आगे भी रहेगा, इसको मिटा तो नहीं सकते, लेकिन हमें इसके साथ जीना सीखना होगा और अपने को स्ट्रांग करना पड़ेगा। ठीक है सर, समय इतना ही है, माफ करिएगा। अशोक राजपूत जी, जल्दी से फाइनल कमेंट। प्रदीप जी, जो एनके सिंह साहब कह रहे हैं मेडिकल फोरकास्ट का, देखिए हमारे यहाँ जो घरों में बेटियां हैं, बहुएं हैं, माएँ हैं,
जो होम साइंस का एक जो लेवल है, जिससे वो एक हाइजीन सैनिटेशन में बहुत सारी चीजें ठीक हो जाती हैं, घर आधा ठीक रहता है, व्यवस्थित रहता है, उस पर और ज्यादा से हो, उनको ही पढ़ाई लिखाई की जरूरत है। कॉमर्स वाले व्यक्ति को बहुत ज्यादा समझने समझाने की जरूरत नहीं है। लॉ वाले के गोस्वामी जी लॉ वाले को बहुत कुछ दूसरा बतलाएंगे, उसकी जरूरत नहीं पड़ रही है। इसलिए सीधे सीधे से ये है कि मेडिकल के जो जरूरत है वह समय पर एक मालूम हो जाए और हम उसकी आदत के अनुसार एक चीज है जो जीवन शैली में ले, लेकिन जीवन शैली को हम रूटीन से डिस्टर्ब न कर दें, हम अपने को अस्त व्यस्त न कर लें। डॉक्टर साहब, आपका फाइनल कमेंट कि हमको पहले तो इस वायरस के साथ में जीने की कला सीखनी पड़ेगी और भविष्य में हम सावधान रहें, जैसे एनके सिंह साहब कह रहे हैं, उसके लिए मेडिकल की बहुत तैयारी भी करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही कि हम घबराएं नहीं, घबरा करके अपनी स्थिति को खराब न करें। हमें सावधानी पूर्वक, संयम पूर्वक इन बीमारी और आने वाले समस्याओं के लिए तैयार रहना पड़ेगा और अपने मेडिकल फैसिलिटी को थोड़ा सा और सुदृढ़ करने की जरूरत हो सकती है और इसकी जागरूकता हमारे पूरे देश के जनता को देखना पड़ेगा कि अपने स्वास्थ्य के लिए सचेत रहें, ऐसे अपने खान पान रहन सहन में परिवर्तन करें कि हम बीमारी की तरफ नहीं बढ़े। बहुत शुक्रिया, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस शानदार डिबेट के लिए, अपने अमूल्य विचार यहाँ पर रखने के लिए। तो कुल मिलाकर के जो अब तक डिबेट में निकल के आया कि वो ये कि हमें इस वायरस के साथ में मिलकर चलने की आदत डाल लेनी पड़ेगी, क्योंकि अभी ये हमारा पीछा आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। 2022 की तो छोड़िए, 2025 तक ये हमारा पीछा नहीं छोड़ सकता, जब तक कि हम इसको लेकर के तमाम चीज जो हमारी मेडिकल फैसिलिटीज हैं, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो ना डेवलप हो जाए, या जब तक हम कोई वैक्सीन ना बना लें या कोई दवा ना बना लें, तब तक हमें इसके साथ रहने की कला सीख लेनी पड़ेगी। और ये भविष्य हमें सिखाता भी है कि अब हमें चिकित्सा व्यवस्था को लेकर के ज्यादा सतर्क और सजग रहना पड़ेगा। इसको पाठ्यक्रम में भी शामिल करना पड़ेगा, जिससे कि लोग सजग रहें, जागरूक रहें और अपने आप को स्वस्थ और अच्छा रख सकें, जिससे कि देश भी स्वस्थ रह सके। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले, जहां भी जाए रिश्ते बनाए।